नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम फिर से आपके सामने लेकर आ चुके हैं मैथ्स और रीजनिंग का कांस्टेबल के लिए 50 क्वेश्चन का संग्रह। ये जो क्वेश्चन के लेवल हैं ये थोड़े हार्ड के साइड पे ज़्यादा हैं, मतलब थोड़े हार्ड लेवल का ये पेपर आप कह सकते हो। जनरली यदि 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन भी थोड़ा सा अगर मॉडरेट से ज़्यादा लेवल के कहे जाते हैं ना, तो उस पेपर को हार्ड लेवल का पेपर कहा जा सकता है। तो हमने ऐसे ही थोड़ा हार्ड लेवल का पेपर सेट किया है ताकि आप जो भी इजी से हार्ड मॉडरेट सारे पेपर को सॉल्व कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो ये आया है कहाँ से, डाइस से। क्या कहता है, एक जाल को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, एक क्यूब बनाया जाता है, तो दी गई आकृति में से किस आकृति की तरह यह दिखाई पड़ेगा। हम जानते हैं दो सतह जब अपोजिट होती है ना, ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं और ये दोनों अपोजिट हैं। आप बोलेंगे हाँ सर, ये बार बार आप बता चुके हैं इसी क्लास में। तो जो दो सतह अपोजिट हैं, जैसे ये वाली सतह के साथ ये 3 डॉट वाली सतह अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के साथ दिखाई नहीं पड़ेंगी क्योंकि विपरीत सतह एक साथ दिखती नहीं है। यहाँ तो दिख रही हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, आंसर नहीं होगा। अब देखिए ये दो सतह भी अपोजिट हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा आकृति आपको दिख रही है। ये अपोजिट सतह हैं, अपोजिट हैं, विपरीत हैं। देखिए ये दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, तो एक साथ दिखाई नहीं पड़ेंगी। 3 ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा है जो आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भाई इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। श्रृंखला मतलब सीरीज। क्या हो रही है सीरीज? देखो बड़ी सीरीज 4 डिजिट की कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम। घटा के इतना तो नहीं ला सकते। 240 से 48 या 960 से 240, लगभग 1000 के पास है और ये 250 के पास, तो घटा के नहीं ला सकते। तो क्या करके लाया होगा सर? पक्का डिवाइड किया होगा। बढ़ती है तो गुणा करते हैं, कम होती है तो डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं क्या डिवाइड किया है। तो सर 5760 से हमको जाना है 2880। 28 दूना 56 होता है, तो 2 से डिवाइड तो नहीं किया कहीं, चेक कर लो। 2 से डिवाइड यदि किया हो तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, बिल्कुल सर 2 से डिवाइड किया है। फिर यहाँ से वो जा रहा है 960 में, 9 तिया 27, तो 3 से डिवाइड तो नहीं किया। 3 निया 27, 3 पंचे 15, 3 छंग 18। आप बोलेंगे हाँ सर 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। अगले के लिए पक्का 4 से करना चाहिए उसको, तभी तो सीरीज टाइप का कुछ फॉर्म होगा। 4 दूना 8, 4 चौक 16, हमने बिना नंबर देखे देखो डिवाइड किया और आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? पक्का सर 5 से विभाजित किया होगा। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो अगले में क्या करेगा? 6 से डिवाइड करेगा। 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए चेक कीजिए। ये क्या है? डिक्रीजिंग सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आया है कहां से? डायरेक्शन से। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्या कहता है? एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चला, तो इसका ना आप डायग्राम ही बना लो। इस पॉइंट से निकला और 5 मीटर चला। आप बोलेंगे ठीक है। इसके आगे क्या है? वह बाईं ओर मुड़ा, उत्तर की ओर चला था, बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ। और कितना? 10 मीटर चल रहा है, तो 10 मीटर चला। ठीक है सर, आगे 10 मीटर चलने के बाद वह दाहिने ओर मुड़ा, दाहिना इधर हो जाएगा। दाहिने ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, 20 मीटर चल लिया है। आप बोलेंगे ठीक है सर, ये बात भी ठीक है।
20 मीटर चल रहा है। इसके बाद वो क्या कर रहा है, दाहिने फिर मुड़ रहा है। 20 मीटर चलने के बाद फिर दाहिने मुड़ रहा है और 10 मीटर चल रहा है। 10 मीटर चल रहा है ना, तो देखना ये 10 मीटर वाली लाइन है ना, तो ये इसी के सीध में आके रुकेगा, क्योंकि ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर ही होगा। तो ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में अलाइन करेंगे। यहाँ पे रुका है 10 मीटर चलकर। आप बोलेंगे ठीक है। तो कहता है आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, देखो तो कितना दूर है, ये वाली दूरी निकाल लो। सर ये दूरी जो है वो इसके बराबर है, तो ये तो 20 मीटर है। 20 मीटर और 5 मीटर टोटल कितना मीटर आया, 25 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में 10 लड़की हैं और 20 लड़के हैं, तो गर्ल्स हैं 10 और बॉयज हैं 20, तो टोटल कितने हो गए, आप बोलेंगे टोटल है 30। देखिए जया की रैंक लड़कियों में चौथी है। जया की रैंक ना लड़कियों में, टोटल लड़की 10 हैं, चौथी रैंक पर जया है। जया, इसका मतलब क्या है, चौथी रैंक पे जया है, इसका मतलब क्या है कि जया के ऊपर 1 2 3 लड़कियां होंगी। क्यों, क्योंकि जया कौन सी है, चौथी है लड़कियों में। पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी खुद जया, तो लड़कियों में जया चौथी है, मतलब 3 लड़कियां ऊपर हैं जया के। आप बोलेंगे ठीक है। और कक्षा में कह रहा है, कहां, कक्षा में, बॉयज में नहीं, कक्षा में। तो कक्षा में टोटल कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। अब 30 लोगों में जो जया की रैंक है वो 18वीं है, 18वीं है जया। तो कहता है लड़कों के बीच जया की रैंक, मतलब लड़कों के साथ जया को यदि रख दिया जाए, लड़कियों से सिर्फ जया जा रही है, लड़कियों में, लड़कियों से सिर्फ जया जाए तो लड़कों के साथ टोटल कितने हो जाएंगे, एक जया जाएगी लड़कियों से और बाकी लड़कियां नहीं जा रही, सिर्फ जया। टोटल 21 लोगों में उसकी रैंक निकालनी है। तो चलो देखो, 18वीं है जया टोटल में, उसके लड़कियों में उसके पहले कितनी लड़कियां हैं, लड़कियों की रैंक यदि देखें तो उसके पहले 3 लड़कियां हैं, तो 3 लड़कियां तो होंगी ही, 3 लड़कियां होंगी। यहां 18वीं है जया, तो पहले कितने लोग होंगे, 17 लोग, तभी तो वो 18वीं है। और 3 लड़कियां हैं, तो कितने लड़के ऊपर हैं उससे, 14 लड़के ऊपर हैं। 14 लड़के जया से ऊपर हैं, और जया की रैंक जब लड़कों से बनेगी तो वो 14 लड़के तो ऊपर होंगे ही होंगे। तो जया कौन सी हो जाएगी, 14 लड़कियों के बाद आएगी। कौन सी रैंक हो जाएगी जया की, 15वीं रैंक हो जाएगी भाई। आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, आगे बढ़ा जाए। देखो देखो, चौथी रैंक है मतलब 3 लोग ऊपर हैं। अब 3 लोग ऊपर हैं, यहाँ 18वीं है मतलब 17 लोग ऊपर हैं। 3 तो लड़कियां थी, तो लड़के कितने रहे, 14 लड़के। 14 लड़के ऊपर जया खुद कौन सी हो जाएगी, 15वीं। 15वीं रैंक किसकी है, जया की, लड़कों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, गोपाल को याद है कि उसके दोस्त राजेश का जन्मदिन 4 दिसंबर के बाद लेकिन 7 के पहले है। 4 के बाद है लेकिन 7 के पहले है, मतलब 7 को नहीं है और 4 को भी नहीं है। 4 के बाद 5 है और 6 है, मतलब 4 के बाद 5 और 6 में से कभी भी हो सकता है। 4 के बाद है, 4 को नहीं है, और 7 के पहले है, मतलब 7 को भी नहीं है, 7 के पहले है, तो 5 और 6 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, राजेश का मेमोरी ये कहता है। आगे, राजेश की बहन
जिसका जन्म 8 दिसंबर को हुआ है, 8 दिसंबर को राजेश की सिस्टर का जन्म हुआ है। ये कहती है, ये क्या कहती है राजेश की सिस्टर, कि उसके भाई का जन्म या तो उसके जन्मदिन से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या तो 2 दिन बाद होता है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। लेकिन राजेश को तो पता है कि बाद में 7 के बाद नहीं होता, तो बाद वाला तो पॉसिबिलिटी कैंसल। और राजेश को ये याद है कि उसके 2 दिन पहले, राजेश की बहन को ये याद है कि उसके जन्मदिन के 2 दिन पहले, बाद की कंडीशन खत्म, पहले का है, तो कब जन्म हुआ होगा? 6 दिसंबर को हुआ होगा। गोपाल का मेमोरी और राजेश की बहन की मेमोरी को कंबाइंड किया तो कॉमन कौन सा निकला? 6 दिसंबर का। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक पुलिस अधिकारी को पीड़ितों से बात करते समय सहानुभूति भाषा का उपयोग करना चाहिए। कारण क्या है? पीड़ित हमेशा झूठ बोलते हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। कथन कारण का है, एक पुलिस अधिकारी को पीड़ितों से बात करते समय सहानुभूति भाषा का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, पुलिस अधिकारी, यदि आप पुलिस के जॉब में हैं तो कोई पीड़ित है ना, उसको डांट डपट कर, डरा कर आप बात नहीं करेंगे, उनकी सहानुभूति से बात करेंगे, एम्पैथी से बात करेंगे। तो ये बात तो सही है, बिल्कुल करना चाहिए। कारण पीड़ित हमेशा झूठ बोलते हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। नहीं, हमेशा ऐसा करते हैं नहीं। हो सकता है कोई एक आध मिल गया हो, लेकिन पीड़ित कभी हमेशा झूठ बोले और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करें, ऐसा जरूरी नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत। पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्या कहता है? समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग करने का अर्थ क्या है? सादृश्यता, सादृश्य मतलब होता है एनालॉजी, समझिएगा। और एनालॉजी को अपन बहुत अच्छे से रीजनिंग में पढ़ते आते हैं कि हम बार बार कहते हैं इसके पहले जो 2 दिया जाता है ना, उनके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ स्थापित करो। मतलब आपने कुछ पहले देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, उसी को यहाँ लगाइए। तो यही कह रहा है, उन तकनीकों का उपयोग जो पिछली समान स्थितियों में उपयोग किए गए थे। क्या होता है सादृश्य का उपयोग करने का अर्थ? क्या यही है? बिल्कुल यही है, समझिए, बिल्कुल यही है। सेम स्थिति ना, आपको यदि आपने पहले जो फेस की है उसी का उपयोग, उसी तकनीक का उपयोग करें तो ये क्या है? सादृश्य का उपयोग होता है समाधान, समस्या समाधान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कथन और निष्कर्ष का है, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन का ये क्लास क्वेश्चन है। क्या कहता है? भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है। कभी भी कथन का अपोज नहीं करना, सही मानना। भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, ठीक है भाई। मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है, मतलब भ्रम मानसिक तनाव का कारण, और मानसिक तनाव किसका कारण? चिंता का। निष्कर्ष पढ़िए, चिंता एक बीमारी है। कहीं लिखा है बीमारी है? सिर्फ कथन से निष्कर्ष निकालो, अपने मन से मत सोचिए। कहां लिखा है चिंता एक बीमारी है? नहीं लिखा, तो ये तो फॉलो नहीं होगा। भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, भ्रम मानसिक तनाव की ओर ले जाता है, और मानसिक तनाव चिंता। मतलब भ्रम से आप मानसिक तनाव और मानसिक तनाव से चिंता, तो भ्रम से चिंता की ओर चले गए। बिल्कुल ऑप्शन 2 सही है। तो क्या आया? केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो, जब भी ऐसा आता है ना, ऐसा
समझना। ऐसा यदि वर्ग दिया गया है तो हम क्या करते हैं, हम मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, और क्या करते हैं बड़े बड़े नंबर का गुणा 4 गुणित 4, फिर प्लस प्लस 3 गुणित 3, फिर प्लस 2 गुणित 2 और 1 गुणित 1 करते हैं, और क्या निकल आता है टोटल स्क्वायर, स्क्वायर निकल आता है, वर्ग निकल आता है। तो सेम आप यहाँ पे देखो, ये वाले फिगर को अभी भूल जाइए, ये जो बीच में है ना इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। तो ये आपको 3/3 का दिख रहा होगा, 1 2 3 1 2 3, तो 3/3 का दिख रहा है यदि, तो आप कैसे करेंगे बाबू, आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, 3/3 का दिख रहा है तो हम ना ऐसा करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, कितना आया 14 आ गया। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, 9 और 1 10 और 4 14। अब देखो साथ में ये भी तो है ना, आप बोलेंगे हाँ है, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, सॉरी वर्ग हैं, एक ये 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8 कर दो, टोटल कितना आया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो एक पासे, फिर से पासे से दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, देखिएगा। एक पासे की दो परिस्थितियां दी गई हैं, ये पासा एक परिस्थिति है, दूसरी परिस्थिति है, दो की विपरीत अंक कौन सा होगा ये निकालना है। यदि 3 के विपरीत एक विषम संख्या है, 3 के विपरीत विषम संख्या है, 3 के विपरीत क्या क्या आ सकता है, विषम संख्या आएगी 1 3 5, 3 के और कोई संख्या आ सकती है क्या सर, 2 क्यों नहीं आएगी क्योंकि विषम नहीं है, 4 क्यों नहीं आएगी विषम नहीं है, 6 क्यों नहीं आएगी विषम नहीं है, ये तो नहीं आ सकती। किसके विपरीत, 3 के विपरीत। आप बोलेंगे ठीक है 3 के विपरीत 3 नहीं आ सकता, तो 3 के विपरीत क्या क्या आ सकता है, 1 और 5। आप बोलेंगे हाँ सर ठीक बात है। ध्यान से देखो, दो सरफेस कॉमन है, 6 से 1 6 से 1, दो कॉमन है, दोनों का अपोजिट है रोटेशन, रोटेशन इसका इधर है इसका इधर, देखो ऐसा है इसका और इसका ऐसा अपोजिट है ना, तो जो तीसरी सतह है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो 4 का अपोजिट क्या होगा 5, 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 3 के अपोजिट 5 तो नहीं होगा क्योंकि 5 तो 4 के अपोजिट है। आप बोलेंगे हाँ सर, तो बचा कौन, 2 बचा और 6 बचा, ये 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो कहता है 2 की विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक है 6, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सारा कंसेप्ट इसमें लग गया, बहुत शानदार क्वेश्चन था। देखिए 3 के विपरीत विषम है तो मतलब सम नहीं आएगा, मतलब 1 3 5 आ सकता है, 3 के विपरीत 3 तो आएगा नहीं। हमने देखा दो सरफेस कॉमन है, 6 और 1 6 और 1, दोनों का रोटेशन उल्टा है, मतलब जो तीसरी सतह है एक दूसरे के विपरीत होगी, मतलब 4 के विपरीत 5 है, क्योंकि 5 4 के विपरीत में है तो 3 के विपरीत में नहीं हो सकता, मतलब 3 के विपरीत में पक्का 1 है, 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5, तो 2 ही सतह बच गई, 2 के विपरीत 6, वही आपका पूछा है क्वेश्चन में कि 2 के विपरीत क्या है, आंसर आया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भाई। देखिए सी एफ की बहन है, सी बहन है एफ की, बहन है किसकी, एफ की, एफ की बहन है, एफ क्या है नहीं पता, एफ भाई है या बहन है, एफ के बारे में नहीं दिया तो एफ को छोड़ दो। ए बी का पिता है,
बी का पिता तो है ही नहीं, ई का पति है, ए बी का पिता है, ए ना बी का पिता है और ई का पति है और डी का इकलौता पुत्र है। तो ए बी का पिता है, ई का पति है, ई भी नहीं, और डी का इकलौता पुत्र है। डी एफ का दादा है, एफ के पिता कौन है? डी हैं। देखो एफ का दादा, एफ के पिता डी हैं। चलो ठीक है, डी एफ का दादा है और ए की कोई बहन नहीं है। आगे यहां से फिर ये वाला स्टेटमेंट बनाया नहीं अपन ने, पढ़ो। ए बी का पिता है, ठीक है, ई का पति है और डी का इकलौता पुत्र। डी का इकलौता पुत्र है कौन? ए। अब देखो ये जुड़ा भाई, ये जुड़ा। अब डी का इकलौता पुत्र ए है और ए बी का पिता है। ए पिता है, बी का भी पिता है, बी का पिता है। ई का पति है, ए ई का पति है, ई का पति है और डी का इकलौता पुत्र है, ए डी का इकलौता पुत्र है। डी एफ के पिता का पिता मतलब दादा है और ए की कोई बहन नहीं है, ए की बहन नहीं है। तो ए के कितने बच्चे हैं? ए के 3 बच्चे हैं, आप देख रहे हैं, ए के 3 बच्चे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन था, आपको ये वाला ना लास्ट से जमाना था। डी एफ का दादा है, एफ का दादा डी है और डी का इकलौता पुत्र ए है, डी का इकलौता पुत्र है ए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? कुल 42 छात्र पूर्व की ओर एक पंक्ति में खड़े हैं, पूर्व की ओर देख रहे हैं। तो मान लेते हैं 42 छात्र ऐसे हैं, यहां से लेके यहां तक 42 छात्र हैं, ये सब पूर्व की ओर देख रहे हैं। दाहिने छोर, ये दाहिना छोर मानते हैं और ये बायां छोर मान लेते हैं, क्योंकि पूर्व की तरफ देख रहे हैं तो ये बायां ये दायां। चलो दाहिने छोर से नेहा की स्थिति 16वीं है, नेहा ना 16वीं नंबर पे है, नेहा। आप बोलेंगे ठीक है। आगे विनीता बाएं से 26वीं है, 26वीं है विनीता। आगे आगे यदि मंगला नेहा के दाहिने 7वें पर खड़ी है, नेहा के दाहिने यहां से 7वें पर खड़ी है, तो पंक्ति के बाएं छोर से मंगला की स्थिति बताएं। मंगला ना नेहा के दाएं 7वीं है, अब नेहा के दायां इधर ही होगा और ये 7वां ये है। चलो अब देखना, ध्यान से समझना, हम एक चीज पता कर लेते हैं कि मंगला की पोजीशन यहां से पूछी है, ये वाली, ये देखो ग्रीन वाली पूछी है, ये वाली। हम ये पता कर लेते हैं ना कि ये वाली पोजीशन कौन सी है। तो देखो नेहा 16 थी, पूरी की पूरी यहां से 16 है नेहा और वापस आ गए 7, तो ये कितना हुआ? 16 - 7 बराबर 9। यहां से पोजीशन कौन सी हुई? 9। आप बोलेंगे हाँ ठीक है। अब हम जानते हैं टोटल जो बच्चे हैं वो कितने होते हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल 42 हैं। लेफ्ट से नहीं पता, राइट से नेहा है 9 -1। सर -1 इधर आया या फिर 9 - 1 8, 8 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 घटा 32 और 2 34। लेफ्ट से पोजीशन कितनी आ गई? 34। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न कथन और तर्क का है। क्या कहता है? क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है? ये कथन है, प्रश्न नहीं, कथन डालना, कथन ज्यादा बेटर होगा कहना। तर्क ये है, आर्ग्यूमेंट है। हां, अब हां बोलकर खुश नहीं हो जाना, आपको देखना है कि क्या है, क्या इसके आगे जो है
तर्क वो सही है कि नहीं। हाँ, संयुक्त परिवार सुरक्षा निश्चित करते हैं और काम का बोझ साझा होता है। एकल परिवार से इसलिए अच्छा है संयुक्त परिवार, क्योंकि सुरक्षा सुनिश्चित होती है संयुक्त परिवार से, और जो बर्डन है ना वो डिवाइड होता है सही में। बिल्कुल सभी में सही कह रहा है। क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है? नहीं। अब नहीं बोल के इमोशनल नहीं हो जाना भाई, संयुक्त परिवार बेहतर है, नहीं को तो गलत करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। यहां पर जो तर्क दिया हो वो ज्यादा, वो भी स्ट्रांग हो तो पढ़िए। नहीं, एकल परिवार से स्वतंत्रता मिलती है और कोई व्यवधान नहीं होता। बिल्कुल, संयुक्त परिवार में रहेंगे तो थोड़ा व्यवधान तो होगा, स्वतंत्रता कम होगी, फ्रीडम कम होगी। सही कह रहा है, दोनों सही हैं। हां और नहीं दोनों, तो तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम बड़े इत्मीनान से खुश होकर बनाकर आते हैं और हम इसे गिनते हैं कि ये सही है, पर आंसर कुछ और लिया होता है, हमें सही समझ में नहीं आता। कंसेप्ट यदि क्लियर होगा तो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। हम में से अधिकांश लोग बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त खाली स्थान और खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। शब्दों के अलावा शब्दों शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे? शब्दों के अलावा इशारों और शरीर की भाषा का प्रयोग हो सकता है। शब्दों के अतिरिक्त शरीर की भाषा और आसन क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आसन और आंख की टकटकी का प्रयोग नहीं। क्या आएगा? इशारों का प्रयोग करते हैं और शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये देखो मिसिंग नंबर से ये क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है देखना। अच्छा, एक मिनट रुको। इंग्लिश में ना इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग है। देखिए इंग्लिश में क्या कहता है, इंग्लिश यहां पे लिखा नहीं है। जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, और यहां पे लिखा है शरीर की भाषा को बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर। ये होगा बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर। बिल्कुल, आसन को ना, आसन हम समझ नहीं पाए, पोस्चर जो है ये सही है। शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज और आसन का प्रयोग करते हैं शब्दों के अतिरिक्त, ये सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहा है? हमने मिसिंग नंबर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये बताया है कि बड़ी संख्या आपको बनानी है। कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। अब ये बताओ बड़ी संख्या कहाँ पे है? सर ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी है। देखो तीनों बड़ी हैं इसमें, तो इन दोनों का यूज़ करके ये बनाया होगा। कैसे बनाया होगा? तो सर 50 में +5 करेगा तो 125 होगा क्या? नहीं, प्लस करके नहीं बना सकता, इनटू करके। तो 5 पंचे 25, 250 हो गया, और 125 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 पंचे 125। आप बोलेंगे ठीक है सर। दूसरा 14 गुणित 21 करेगा और 2 से डिवाइड करेगा। 2 सत्ते 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। बहुत बढ़िया सर। तो वैसे ही क्या करना है आपको? बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या 72 है, 72 बनाना है। मान लेते हैं यहाँ पे है x, तो क्या करना है? x इंटू 6/2। 2 तिया 6, 3 दूना 6 और कितना बचा? 3 चौक 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो उल्टा करो, आधा किया 50 का, 25 पंचे 125, 7 आधा
7 एकम 7, 7 दूनी 14। किसका आधा करें और गुणा करें तो 72 आए, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72। और ये आधा है तो पूरा कितना होगा, 12 दूना 24, क्योंकि इसका आधा कर रहे हो ना, आधा करके गुणा कर रहे हो। तो कितना आया, 12 का डबल 24 राइट आंसर है। और कैसे हुआ यहाँ पे तो हमने आपको बताया है। नेक्स्ट, सभी, ये सिलॉग से आ गया, सभी लड़के अभिनेता हैं, जितने भी लड़के हैं अभिनेता हैं। सभी जीरो हीरो हैं, सभी जीरो हीरो हैं। आगे, कोई अभिनेता जीरो नहीं है, अभिनेता और जीरो नहीं मिलेंगे, ये दोनों नहीं मिलेंगे। कोई लड़का हीरो नहीं है, लड़का हीरो है क्या, आप बोलेंगे नहीं। लेकिन ये बताओ, ये तो डायग्राम में ऐसा लड़का हीरो नहीं है, सही है, लेकिन अब बताना, सभी लड़के अभिनेता हैं, सभी हीरो, सभी जीरो हीरो हैं, और अभिनेता और जीरो नहीं मिलेंगे, अभिनेता जीरो नहीं मिलेंगे। अब बताओ, कोई लड़का हीरो नहीं है, ये लड़का तो हीरो है ना, यहां सही हुआ। एक में भी गलत तो निष्कर्ष गलत, गलत है सर। आगे, कुछ लड़के हीरो नहीं है, कुछ लड़के हीरो नहीं है, यहां तो सारे लड़के हीरो हो गए, फिर से गलत, हमको गलत ढूंढना है। कोई हीरो लड़का नहीं है, यहां तो ये वाला हीरो लड़का है, गलत। कुछ हीरो लड़के नहीं हैं, हां ये लड़के, ये हीरो जो जीरो हैं, वो हीरो जो जीरो हैं, वो हीरो जो जीरो हैं वो लड़के नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो अभिनेता नहीं हो सकते, जीरो अभिनेता नहीं मिलेंगे, जीरो अभिनेता नहीं मिलेंगे, तो जीरो और लड़के कैसे मिल जाएंगे। सही कह रहा है, कुछ हीरो, वे हीरो जो जीरो हैं वो लड़के कभी भी नहीं होंगे। तो सही कह रहा है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था किसका, सिलॉग का, जहां पे आपको दो दो फिगर बनाने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये अर्थपूर्ण शब्द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर कहता है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर। इसको ऐसे जमाना है अर्थपूर्ण शब्द बने। तो 5 पहले बोल रहा है, पहले 5 रखो, तो M, फिर 7A, फिर 2N, फिर 8 बोले तो I, मैनी, फिर 1 मतलब मैनिक, फिर 4 मैनिक्र, T, 6 मतलब O। नहीं सर, ये शब्द नहीं बन रहा। अगर हम 4, 6, 5, 7 ऐसा रखें तो 4 रखेंगे तो क्या आएगा, R, 6 रखेंगे तो O, फिर 5 रखेंगे तो M, रोम, 7 रखेंगे तो A, रोमा, 2 रखेंगे तो N, रोमन, 3 रखेंगे तो T, रोमांटिक हो रहा है क्या, बिल्कुल रोमांटिक तो एक अर्थपूर्ण शब्द है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ऐसे ही ना ऑप्शन में डालते जाओ और अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से और चौथा दूसरे से तीसरे से है, उस प्रकार यहां पे क्या आएगा कह रहा है। चलो देखते हैं, हमने क्या कहा है, कैसे बनाना है, इन दोनों को कंपेयर करो। तो देखो, P से PQRSTU, U प्लस क्या किया 16, 5, L से P 12, 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4, A से D प्लस 3, T से V प्लस 2 प्लस 1, मतलब प्लस 1 किया, पहले में लिखा प्लस 1 किया NO, ठीक है, प्लस 1 करेगा F से स्टार्ट होगा, E प्लस 1 F,
F से स्टार्ट होगा सर, F से स्टार्ट होगा, F से स्टार्ट नहीं है, F से स्टार्ट नहीं है। अब अगला देखो, +2 करेगा F में और यहां लिखेगा 6 + 2 8 मतलब H यहां नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। याद रखिए कोडिंग डिकोडिंग का पूरा चैप्टर हमने महामैराथन क्लास में करवाया है, जो कि 3 घंटे की क्लास थी। और इसी कोडिंग डिकोडिंग पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने प्रीवियस ईयर आए हैं उसके हमने लगभग 117 क्वेश्चन करवाए हैं। 4.5 घंटे की क्लास है, इसको आप जरूर कीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे ज़्यादा पॉसिबल टाइप हो ही नहीं सकते जो हमने यहाँ पे कराया है। लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 117 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 175 प्लस क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के यूट्यूब में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द नंबर पेयर। देखो देखते हैं 24 169 सर 625, अरे ये तो 13 का स्क्वायर है, 24 है ठीक है, उसके आगे जो लिखा है ना ये तो 13 का स्क्वायर है। सर ये 25 का स्क्वायर है 48। सर वो 12 और 49 लिखा है ना वो 7 का स्क्वायर है, तो ये 13 का स्क्वायर कैसे लाया? सर कहीं 2 से डिवाइड किया तो 12 आया और 12 में 1 जोड़ा तो 13, 2 से डिवाइड किया तो 24 आया और 24 में 1 जोड़ा 25, 2 से डिवाइड किया 6 आया, 6 में 1 जोड़ा 7, मतलब 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ा है फिर स्क्वायर किया है। 2 से डिवाइड करेंगे 18, 18 से 1 जोड़ा 19 का स्क्वायर होना चाहिए जो कि होता है 361, लेकिन 19 का स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो यही तो अलग है, बाकी सब एक जैसे हैं, एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो अलग है, इसलिए ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें। ये देखो फिर से एनोलॉजी आया, लेकिन नंबर एनोलॉजी है इस बार। चलो देखते हैं। सर ये 19 लिखा है, 424 लिखा है, ऐसा कैसे बना सकते हैं? देखिए ये तो सिंपल सा है, (24) क्वेश्चन मार्क है। देखो एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, एक थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे, दोनों एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, पहले थोड़ा हार्ड। सर ये 19 है ना, तो 19 का स्क्वायर किया, 19 स्क्वायर होता है 361 और जोड़ दिया 39, तभी तो 400 हुआ। 39 क्यों जोड़ा? 19 दूना 38 और फिर 1 जोड़ दिया। देखो 19 दूना 38, 38 और 1 39, तो ये 24 है ना, तो 24 का स्क्वायर करेगा प्लस 24 दूना 48 और 1 49। चलो देखते हैं, 24 का स्क्वायर 400, 576 प्लस 24 दूना 48 और 1 49, 9 6 15, हासिल आई 1, 7 4 11 और 1 12, हासिल आई 1 5 और 1 6, 625 राइट आंसर है। आप बोलेंगे वाह भाई सर मज़ा आ गया। देखो ध्यान से, अब इजी वाला एक्सप्लेनेशन, इससे इजी नहीं हो सकता। देखो 19 दिया है और ये 400 है, तो यहाँ पे 24 दिया है, यहाँ का वैल्यू निकालना है। 19 से ये क्या है? 20 का स्क्वायर। देखिए 20 कहाँ से लाया? 19 में +1 किया, तो 19 19 + 1
24, 24 प्लस 1 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। बताइए आंसर क्या आया, 625 आपका राइट आंसर है भाई। देखिए दोनों एक्सप्लेनेशन हमने आपको बता दिया, इससे कैसे बनेगा, इससे कैसे बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखिए कथन और कार्यवाही से क्वेश्चन है। क्या कहता है, दिल्ली में प्रदूषण और वायु गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है। स्वीकार्य स्तर जो है ना उससे परे है, बाहर चली गई है। अब अपन बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि यह औद्योगिक और ऑटोमोबाइल थकावट के कारण है। एग्जॉस्टन हो गया है इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारण, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। तो क्या कहता है, ऑटोमोबाइल को समूह में विभाजित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें क्रमशः विषम और सम दिनों पर ही चलाया जा सके। बिल्कुल ऐसा केजरीवाल सरकार ने किया भी था ठंडी में, कि आपने देखा था ऑड इवन का फॉर्मूला चला था। तो बिल्कुल सही बात है, ये कार्यवाही सही नज़र आती है पहली दृष्टया देखते हैं तो। सरकार को नए कारखानों और वाहनों का पंजीकरण बंद कर देना चाहिए। भाई पहले जितनी गाड़ी है ना, आप लोग एक आदमी 10 गाड़ी रखा है, 10 गाड़ी चलाओ, लेकिन जो नया आदमी अभी जो नया गाड़ी ले रहा है उस पर नहीं करने देंगे। नया गाड़ी प्रदूषण करेगी, पुरानी नहीं करेगी ना, पुरानी को चलने दो, नया गाड़ी प्रदूषण करेगी। यही बात है क्या? नहीं भाई, कोई भी चीज़ एकदम बैन सही नहीं होती, कुछ और आपको अल्टरनेट उपाय ढूंढने पड़ेंगे। ये कोई सही कार्यवाही है नहीं। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का। ये अभी ऐसा क्वेश्चन ट्रेंड में है, अभी अभी सुंदरलाल शर्मा का बीएड का जो या डीएड का जो पेपर हुआ है उसमें ये आया है, और हमने देखा है 2-3 व्यापम एग्जाम में भी पूछा है। क्या कहता है, ये देखो, ये यहाँ पे ना खाली स्थान दिया गया है, उसको भरना है। तो हम देखते हैं ड्यू, DWGT, जंगल क्वीन, बॉय, इंडियन रेलवे, क्रैक्स, MN, मैन, अपोजिट लेटर हैं तो L है ना, L का अपोजिट क्या होगा? O। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन, 131, 1179, 1171, क्वेश्चन मार्क 8191 ये दिया गया है। आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब देखते हैं। सर 3 डिजिट की संख्या अचानक से 4 डिजिट हो गई, पक्का कुछ गुणा किया होगा, जोड़ के नहीं ला सकते। तो हम देखते हैं 9, क्या 9 का गुणा किया है? 9 एकम 9, 13 निया 117, बिल्कुल 9 का गुणा किया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ सर? अरे ये तो 4 डिजिट और इसमें अंतर 8 का है। सर गुणा 9 किया, घटाया 8, क्या गुणा 7 तो नहीं किया, और घटाया 6 तो नहीं। देखते हैं 9, 8, 7, 6 ऐसे ही होना चाहिए। देखते हैं कितना आएगा। 7 एकम 7, 4 बचा, 7 पंचे 35, 7 छंग 42, ठीक है सर। 5 बचा, 7 सत्ते 49, नहीं सर ये तो नहीं आ रहा। अच्छा, गुणा करना है, डिवाइड नहीं करना। हम डिवाइड कर रहे थे 7 से, गुणा करना है ना। 9 एकम 9, 13 निया 117, घटाया, गुणा करना है। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, हासिल आई 4, 11 सत्ते 77 और 4 81, 81 97 में 6 घटाया 81 91, बिल्कुल सही लॉजिक लगा है भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुणा किया, उससे छोटी नंबर से घटाया, उससे छोटी नंबर से फिर गुणा किया, उससे छोटे नंबर से फिर घटाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी विशिष्ट कूट भाषा में थिक को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में रेज को कैसे लिखा जाएगा? थिक, थिक मतलब होता है 20, 8,
ये सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में 9, 3, 11। F मतलब 6, E मतलब 5, L मतलब 12, H मतलब 8, 23। देखो क्या हो रहा है, कहीं कहीं जोड़ रहा है। 8 में से 3 घटाया सर, 20 में से 3 जोड़ दिया सर, 9 3 12, 11 में से 3 घटाया, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। क्यों? 3 जोड़ा है, लास्ट में लिखा है तो 3 जोड़ेगा, 18 3 21, यू आना चाहिए, यू तो नहीं आ रहा सर। मतलब ये लॉजिक नहीं बैठ रहा। लेकिन एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि 3 जोड़ रहा है, 3 घटा रहा है, 3 जोड़ रहा है, 3 देखो जोड़ रहा है, 3 3 6, मतलब 3 जोड़ना घटाना सही हो रहा है, लेकिन कैसे जोड़ घटा रहा है ये नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं ना, इसको देखो ध्यान से। सर ये ना हमको एक खास पैटर्न में दिख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ऐसा बढ़ते क्रम में दिख रहे हैं, यहाँ को छोड़ दें तो बढ़ते क्रम में बेसिकली नज़र आ रहे हैं, तो हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं 20, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा पहले 3 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11, फिर 20। देखो, और 3 में 3 जोड़ा तो 3 3 6, ठीक है। 3 घटाया तो 5 आप बोलेंगे, ठीक है। 6 5, देखो 6 5, अब 12 आना चाहिए। 12 आने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। अब 8 आना चाहिए, 8 आने के लिए 3 घटाना, फिर 3 जोड़ना। मतलब क्या किया है बाबू बताइए तो? सर पहले इनको लिखा है और अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब आरोही, मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में इसको भी लिखिए। सबसे पहले आएगा A, फिर आएगा E, फिर आएगा I, फिर आएगा R, फिर आएगा S। सबसे पहले जोड़ा है, फिर घटाया है, फिर जोड़ा है, फिर घटाया है, फिर जोड़ा है। चलो अब सेम यही लॉजिक लगाते जाओ। 1 और 3 4, 4 मतलब D से शुरुआत होनी चाहिए, D से शुरुआत होनी चाहिए। 5 में 3 गया, 3 गया 5 में 2, 2 मतलब B होना चाहिए, B नहीं है, एक ही ऑप्शन में B है। यदि आप कंफर्म करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 9 3 12 मतलब L, 18 में 3 गया 15 मतलब O, 19 में 3 जोड़ा V, 22। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई। हमको कैसे पता चला? यहाँ पे देखा सब में 3 जुड़ घट तो रहा है, लेकिन किस ऑर्डर में जुड़ रहा है ये नहीं पता चल रहा था, तो हमने इसे अरेंज कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10 से 1 बजे के बीच कितनी बार मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई समकोण बनाती है? तो देखना, सबसे पहले कंसेप्ट समझना समकोण का। मिनट और जो 1 घंटे में ना समकोण बनते हैं 2 बार, और 2 बार बनते हैं। कब नहीं बनते? जब घंटे की सुई क्रॉस करे 3 को और 9 को। जब क्रॉस करे 3 और 9 को तो 1 घंटे में बनते हैं 1 बार। लेकिन जब क्रॉस नहीं कर रहा, 3 को भी नहीं कर रहा, 9 को भी नहीं कर रहा, तो 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। इसके लिए क्लॉक के लिए अलग से हम लेकर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, पर जिनको पता है उनके लिए बता रहे हैं। तो ये देखिए 1 घंटे में 2 बार। 10 से 1 के बीच में कितने घंटे? तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे। सर 3 घंटे। 3 घंटे में बजेगा 1 घंटे में 2 बार, तो 3 घंटे में 6 बार। पर आप ये चेक करो 10 से 1 के बीच में क्या 3 क्रॉस हो रहा है? आप बोलेंगे नहीं,
9 क्रॉस हो रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं घटाएंगे, आ जाएगा 6। अब एक एग्जाम्पल हम यहीं पे ले रहे हैं समझाने के लिए। मान लो हमको कहता कि 2 बजे से 5 बजे के बीच में, 2 PM से 5 PM के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो हम देखेंगे 1 घंटे में 2 बार, तो 2 से 5 कितने घंटे हो रहे हैं, 3 घंटे। तो 3 घंटे में कितनी बार, 3 घंटे में 6 बार। लेकिन हमको चेक करना है कि 2 से 5 जाने में क्या 3 आता है या 9 आता है। तो 9 तो नहीं आता सर, 3 आता है, और 3 को क्रॉस करेगी तो 1 बार बजता है, 2 बार नहीं, तो 1 बार कम करेंगे, कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। अगर 9 को भी क्रॉस करती तो 2 बार घटाते, 3 को क्रॉस किया 1 बार, और 1 बार 9 को क्रॉस किया तो 1 बार, मतलब 2 बार घटाते। लेकिन यहां सिर्फ टाइम किसको क्रॉस कर रहा है, 3 को, इसलिए 1 बार घटाएंगे और 5 बार आएगा। यहां पे 3 को क्रॉस नहीं कर रहा तो कुछ भी नहीं घटाया। देखिए, उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आई होगी। अब चलो दूसरा देखते हैं। हम आपको कह रहे हैं इसी में एक क्वेश्चन और कर लो। यदि हम कहें 1 बजे से 10 बजे तक कितनी बार 90 डिग्री बनेगा, तो कितना टाइम हुआ, 1 से 2, 2 से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 10 बजे तक ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 और 1 9, 9 घंटे हो गए। 10 से 1 घटा दो, 9 आएगा। तो 1 घंटे में कितनी बार बचता है, 9 बार। तो सॉरी 1 घंटे में 9 नहीं, 2 बार ना। तो ये बताओ 9 घंटे में कितनी बार, 9 कहाँ से आया, इन दोनों का डिफरेंस। 9 घंटे में 18 बार बजना चाहिए। आप बोलेंगे हाँ, लेकिन 9 घंटे में क्या 3 वाला समय आ रहा है, 3 को क्रॉस कर रहा है। आप बोलेंगे हाँ कर रहा है। क्या 9 वाला समय आ रहा है, आप बोलेंगे हाँ कर रहा है क्रॉस। तो 2 बार कम हो जाएगा, 2 बार कम होगा तो कितनी बार आया, 16 बार इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि यदि 3 को और 9 दोनों को क्रॉस करें ना तो 2 बार घटाएंगे, 3 को क्रॉस करे तो 1 बार, मतलब यदि किसी को भी क्रॉस करे ना, 1 को क्रॉस करे तो 1 बार घटाना है, दोनों को कर ले तो 2 बार घटाना है। चलिए, वर्ष 1665 का कैलेंडर किसके समान था। तो देखो, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर से क्वेश्चन है। रिपीटिशन मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा कैलेंडर कब पूरा का पूरा रिपीट होगा। तो देखो, 2 टाइप के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं। तो हर लीप ईयर, ध्यान से सुनना, 28 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद, 28। क्या लीप ईयर है ये, नहीं। नॉर्मल ईयर में भी 2 चीज हैं, ऐसे लीप ईयर ऐसे नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के जस्ट बाद आए, वो 6 साल बाद रिपीट होते हैं।
बाकी के नॉर्मल ईयर 11 साल बाद। तो देखो, क्या इसके पहले लीप ईयर था? तो 1964 लीप ईयर था, तो ये कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद रिपीट होगा। 6 साल बाद कौन सा है? 1671। या ऐसा कह सकते हो, नॉर्मल ईयर है ना, तो 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने पर यदि एक शेष बचा, एक शेष रिमाइंडर, तो वो रिपीट होगा 6 साल बाद। बाकी का नॉर्मल ईयर कितने साल बाद? 11 साल बाद। तो यदि हम कहें 1994 कितने साल बाद रिपीट होगा, तो लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है क्या? नहीं, तो ये रिपीट होगा 11 साल बाद। 1996 कितनी बार रिपीट होगा? तो 1996 एक लीप ईयर है, ये तो 28 साल बाद होगा। 1995 कितनी बार होगा? तो ये बताओ, लीप ईयर के बाद आ रहा है क्या 1995? नहीं, तो 11 साल बाद। 1997 कितनी बार रिपीट होगा? कितने साल बाद? इसको छोड़ दो अभी। अब देखो, हम कहते हैं 2005 कितने साल बाद रिपीट होगा? लीप ईयर के बाद आ रहा है ना, तो 6 साल बाद रिपीट होगा। 6 साल बाद। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी बात। पूरा कंसेप्ट रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का यहाँ है। यदि नॉर्मल ईयर है, कोई लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है तो 6 साल, नहीं तो बाकी नॉर्मल ईयर 11 साल और लीप ईयर तो 28 साल। बस 3 चीज है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सबसे पहले देखना, हम एक आकृति बना रहे हैं जो दिख रही है GCE, ये वाला त्रिभुज को थोड़ा सा बना रहे हैं आपके लिए, आपके सामने। तो देखिएगा, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, ऐसा है, ऐसा है। आप बोलेंगे हाँ, तो इस आकृति में कितना? 1 2 3, सबको जोड़ो, 3 2 5 और 1 6। इसमें 6 त्रिभुज होता है बाबू। आप बोलेंगे ऐसा क्या सर? हम बोलेंगे हाँ। क्यों? 1 2 3 लिखो, 3 2 5 और 1 6 ऐसे जोड़ लो। आगे अब देखो, इसको ना थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। सर इसको ऐसे बनाया, देखो, तो ये 2 ट्रायंगल और मिला ना, 1 और 2, तो ये कितना हो गया? 6 2 8। आप बोलेंगे ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखना ध्यान से, ये वाली लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा बढ़ाने से क्या हो रहा है? और ये लाइन ऐसे जोड़ देते हैं। तो अब देखना क्या हो रहा है। ये एकदम एग्जैक्ट तो बन नहीं रहा, ट्राई कर रहे हैं आपके लिए। ये देखो, ऐसा है, समझना बाबू। देखिए सर, ये लाइन जैसे ही बढ़ाया, एक ट्रायंगल ये मिला। देखिए, एक ट्रायंगल नहीं मिला ये। आप बोलेंगे हाँ मिला, जो पहले नहीं मिल रहा था, ये वाला ट्रायंगल भाई। ठीक है सर, दूसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला मिल गया जो पहले नहीं था। 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और मिला, ये वाला चेक करो, ये वाला। 3 ट्रायंगल मिल गए। जब इस लाइन को ऐसे जोड़ा तो 3 ट्रायंगल और मिले हैं। सेम इस लाइन को ऐसे जोड़ो तो ऐसे, और कुछ ऐसे। तो देखो, इसको जब ऐसे किया, इधर 3 मिला तो इधर भी 3 मिलना चाहिए। कैसे 3 मिलेगा सर? सर एक ट्रायंगल ये वाला हो गया। आप बोलेंगे ठीक बात है। दूसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला हो गया। ठीक है सर। तीसरा ट्रायंगल ये वाला कहाँ मिल रहा था? देखो, ये वाला मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। तो 3 ट्रायंगल और मिले। हम कहेंगे ठीक बात है। 6 6 12 2 कितना हो गया? 14। अब देखिए, इसी को तो थोड़ा सा आगे और बढ़ाया है और कुछ ऐसा आकृति बना है। ये देखो, आप बोलेंगे हाँ ठीक है। अब देखना,
क्या ये वाला ट्रायंगल बना था पहले? नहीं सर, ये ट्रायंगल नहीं बना था। तो 6 6 12 14 और 1 15 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, सर ये ट्रायंगल एक नया एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये वाला तो गिना, ये ट्रायंगल एक मिल रहा है जो नहीं गिना था। और देखो ये भी तो मिल गया ना। देखिए ध्यान से, इसको एक बार और बना रहे हैं, अच्छे से बना देते हैं। ये ऐसे गया, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। हाँ, अब देखिए जब ये पूरा बनाया तो कौन सा ट्रायंगल और दिखता है हमको? देखिएगा सर, एक ट्रायंगल ये छोटा, ठीक है। अब एक ट्रायंगल दिखा, दूसरा ट्रायंगल इधर दिखा, आप बोलेंगे ठीक है। तीसरा ट्रायंगल ये दिखा और चौथा ट्रायंगल ये वाला दिख गया। सर बिल्कुल दिख गया। 4 ट्रायंगल और दिख रहे हैं। तो कितना हो गया? 4 3 7 3 10, 10 2 12 6 18। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से सिलॉक से आ गया। सभी टब शर्ट हैं, जितने भी टब हैं वो सारे के सारे शर्ट हैं। कुछ शर्ट जैम हैं, कुछ शर्ट जैम हैं, कोई जैम कोट नहीं है। जैम और कोट नहीं मिलेंगे, कोट नहीं मिल रहे, जैम और कोट। कोई टब कोट नहीं है, टब कोट नहीं है, यहां टब कोट नहीं है। सही तो कह रहा है, लेकिन देखो ध्यान से, सभी टब शर्ट हैं, कुछ शर्ट जैम हैं और कोई जैम, एक मिनट, सभी टब शर्ट हैं, कुछ शर्ट जैम है, जैम है, ठीक है। और कोई जैम कोट नहीं है। जैम को कोट मत बनाओ। अब देख लो, जैम कोट नहीं है, कोट और जैम नहीं मिल रहा है, लेकिन ये इसके बारे में नहीं बोला तो ये तो मिल जा रहे हैं। अब पढ़ो, कोई टब कोट नहीं है, टब कोट नहीं है, यहां तो सारा टब कोट हो गया। गलत हुआ कि नहीं? एक में गलत तो पूरा गलत करना है। कुछ जैम टब हैं, जैम टब है क्या? नहीं, दोनों गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई 79 का। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण कहता है। क्या कहता है? भारत में लोग अपने नेता स्वयं चुनते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में लोकतंत्र ने संविधान द्वारा ये लोगों को, आम नागरिकों को, भारत के नागरिकों को शक्ति दी है कि वह अपने नेता का चुनाव स्वयं ही कर सके। तो बिल्कुल सही है कथन। आगे, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्र का अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री नियुक्ति नहीं करता, नियुक्ति ही नहीं होती प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है बकायदा। तो ये तो गलत है सर, कारण गलत है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पूरे के पूरे रीजनिंग का अपन ने यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया। 30 क्वेश्चन थे भाई। थोड़ा हमने कहा ही पहले कि थोड़ा सा हो सकता है हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको लगे। अब स्टार्ट करते हैं मैथ्स और सबसे इजी क्वेश्चन, और 99% बच्चे इसको गलत करेंगे और किया भी है। 64% का वर्गमूल क्या है? 64% तो ऐसा लिखते हैं, वर्गमूल, वर्गमूल निकालो
64 का वर्गमूल 8 और 100 का वर्गमूल 10, और बच्चे क्या करेंगे 0.8 राइट आंसर है ऐसा मार्क कर देंगे। पर आप देखिए किसमें पूछा है, परसेंट में पूछा है भाई। 0.8 आया, परसेंट 0.8 नहीं आया, आपको परसेंट में निकालना है। परसेंट निकालने के लिए किसका गुणा किया जाता है, 100% का। 0 से 0 कैंसल, आंसर क्या आया 80% आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कितने लोगों ने आप में से ये सोचा था, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इजी, लेकिन हर बच्चा लगभग इसमें गलती किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 2/5 एक शांत दशमलव है। ढंग से सुनना, शांत दशमलव मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, जो अशांत ना रहे, मतलब बढ़ते ना जाए, मतलब कट जाए। 5 शून्य 0, 5 चौक 20, कट गया, रुक गया, बिल्कुल अशांत है, अशांत है, शांत ही है, टर्मिनेटिंग ही है, सही कह रहा है। कारण क्या देता है, यदि हर में, हर मतलब डिनोमिनेटर में नीचे 2 हो या 5 अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 के रूप में अभाज्य गुणनखंड है या 5 के रूप में, 2 और 5 को छोड़कर कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो अभाज्य गुणनखंड 2 हों और कौन हो, 5 हों और कोई ना हो, तभी भिन्न शांत होगी, न्यूनतम रूप वाली, मतलब तभी इसको शांत किया जा सकता है। सही कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही डेसिमल कट सकते हैं। देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करो, कभी नहीं कटेगा, 0.33 आएगा, लास्ट में आएगा ही आएगा। 7 से करोगे कभी नहीं कटेगा, 0.28 आना चाहिए या उसका मल्टीपल आएगा। 11 से करोगे कभी नहीं कटने वाला। हाँ, ऊपर वाला यदि कट जाए, जैसे 11 तिया 33, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम, 11 तिया 33 ऐसे वाला नहीं, इसके मल्टीपल को छोड़ दो, न्यूनतम बोल रहा है ना। और क्या बोल रहा है, न्यूनतम रूप वाला भिन्न, मतलब ऊपर 1 हो, अब 11 से कटाओ, क्या कभी कटेगा, नहीं, सिर्फ कटेगा 2 से और नीचे क्या हो, 5 हो। आप बोलोगे सर 4 से भी कट जाएगा। हाँ, 4 में क्या है, अभाज्य रूप में 2 गुणित 2, अभाज्य संख्या 2 है। सर आप बोलोगे 8 से भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 में क्या अभाज्य संख्या है, 2 है। तो वो वही तो कह रहा है, बिल्कुल सही है, ये दोनों सही हैं। और कारण इसकी क्या करता है, व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर ए। मतलब आज आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि कोई भी नंबर तब कटता है जब उसके हर में अभाज्य संख्या के रूप में 2 हो या फिर 5 हो, लेकिन न्यूनतम होना चाहिए, मतलब ऊपर 1 हो, ऊपर सभी में 1 हो, नीचे क्या क्या हो तो कटेगा, 2 हो तो कटेगा या 5 हो तो कटेगा। सर लेकिन हम कटाएंगे ना तो ये इससे भी कट जाएगा, 8 से 16 से कट जाएगा, क्योंकि 2 8 में है 2 का क्यूब, इसमें है 2 की घात 4, 25 से कट जाएगा सर। हाँ, क्योंकि 5 की घात 2 है, लेकिन 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 में 2 तो है, लेकिन साथ में क्या है, 3, और 3 ऐसी अभाज्य संख्या, 2 और 5 को छोड़ के किसी का मल्टीपल में नहीं कटता। 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि क्या है, 3 और 3 है। सिर्फ 2 बस होने से नहीं, सब नंबर 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए अभाज्य के रूप में, 5 और 2 होना चाहिए। चलिए
बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई। ये कहता है जाकिर शहर ए से बी तक यात्रा करता है, ए से बी जाता है जाकिर और सामान्य चाल के इतने चाल पर चलता है। तो सामान्य चाल ओरिजिनल स्पीड ये है ओरिजिनल, और वो चल रहा है नई स्पीड में। तो मान लेते हैं ओरिजिनल 1 है तो चलेगा 3/8 में। तो स्पीड का जो रेशियो आया वो कितना आ गया, स्पीड का रेशियो 8 इधर ट्रांसफ़र कर दें और 3 इधर ट्रांसफ़र कर दें। ए से बी जा रहा है। अब ये बताओ डिस्टेंस तो कांस्टेंट है तो टाइम का जो रेशियो है वो उल्टा हो जाता है 3:8। अब बताइए कितने देरी से पहुंचा। तो देरी कितने की हो गई, 5 की, और देरी कितने की हो रही है, 45 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 5 निया 45, 9 मिनट। तो क्या कहता है, यदि अपनी कार सामान्य चाल से चलाए तो कितनी देर में पहुंचेगा, कितना समय लगेगा। तो 3 यूनिट लग रहा है, 9 तिया 27 मिनट। आंसर कितना आया, डी। देखो ध्यान से समझना, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो मतलब ऑफिस से घर जाए या ए से बी जाए, डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब ए से बी आज जाओ या कल जाओ या परसों जाओ या नरसों जाओ या 10 दिन बाद जाओ, अगर जितना मान लो 100 किलोमीटर है तो 10 दिन बाद जाओगे तब भी 100 किलोमीटर ही होगा। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब बदल नहीं रहा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना तो स्पीड का रेशियो चेंज हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो 8:3 आया, किस में चेंज होता है, टाइम में। तो टाइम कितना आएगा, 3:8। अब ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने TSD में पढ़ाया हुआ है, हॉस्टल वार्डन की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3750 की एक राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज साधारण ब्याज की दर पर इतने वर्षों में इतनी हो जाती है। उसी राशि पर मतलब इसी पर साधारण ब्याज की समान दर पर मतलब जितना दर पहले लग रहा था उतने दर पर इतने वर्षों में ब्याज कितना होगा, ये कह रहा है ब्याज कितना हो जाएगा। तो आप बताओ, देखिए ध्यान से देखना, कितना वर्ष है, 5 तिया 15 और 1 16/3। इधर कितना है, 2 3 दूना 6 7 8/3। तो ये बताओ टाइम क्या हुआ, आधा नहीं हुआ, टाइम आधा नहीं हो गया। आप बोलेंगे हाँ 16/2 करेंगे, ये 16 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/3 आएगा। तो जितना ब्याज है, ब्याज कितना लगा, 3750। 3750 तो मूलधन है और अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया 5500। कितने का ब्याज लगा, तो सर ये लगा 1500 और 1750 का ब्याज लगा। आप बोलेंगे हाँ, कितने साल में लगा, 16/3 साल में इतना ब्याज मिल रहा है। तो 8/3 साल में कितना मिलेगा, इसी रुपया पर 8/3 साल में कितना मिलेगा। तो ये तो इसका आधा है, इसका आधा, तो ब्याज भी आधा, 1750 का आधा, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 875। खत्म बाबू। सर क्या ऐसे ही बनेगा, सिर्फ ऐसे बनेगा नहीं, और भी बन सकता है, पर ये बेस्ट मेथड है। और कैसे बन सकता है, तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, 3750 रुपये हैं, इस पर R% की दर से इतने साल का 16/3 साल का जो ब्याज है वो है 1750। अब निकालते जाओ, 16 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 25 से कटेगा, 25 एकम 25, 12, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 छंग 25 सत्ते और 0, 0 से 0,
3 पंचे 15। सर कितना आया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बता दो। 700 बटे 16 पंचे 80। देखो 70/8 आया रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कहेंगे ठीक है, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और इसी मूलधन पर ब्याज की दर कितनी है? 70/8 और 100 रहता है। मूलधन गुणित दर गुणित समय, समय कितना? 8/3 और समय बटे 100। 8 से 8 नहीं चला गया, आप बोलेंगे बिल्कुल चला गया। अब देखो कितना आता है, 00 से 00, 5 सत्ते 35, हासिल आई 3, 7 सत्ते 49, 3 52, हासिल आई 5, 7 तिया 21 और 5 26/3, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 24 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 875। देखो उसको कितने सिंपल तरीके से हमने आर निकालना ही क्यों पूछा ही नहीं, तो क्यों निकालना है भाई? आर तो पूछा ही नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछा ही नहीं है, तो हम फालतू का क्यों मेहनत कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में? फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे रखेंगे, फिर हम इसको पूरा का पूरा निकालेंगे। डायरेक्ट देखते हैं ना, इतने साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8% है मान लो, इतने साल में इतने का ब्याज, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उसी मूलधन पर इतने साल में कितना ब्याज? क्या हुआ है इसका? आधा साल तो लिया है तो ब्याज भी आधा होगा। आधा होगा मतलब 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत वास्तविक लागत से इतने अधिक अंकित करता है। जितना भी कीमत है सीपी, अंकित कितना कर रहा है? मान लो एक्स सीपी है तो एक्स प्लस 37,000 अंकित कर रहा है। आप कहेंगे ठीक है, यदि दुकानदार 15% की छूट दे, छूट यहां देगा एमआरपी में, तो उसे 20% छूट देने की तुलना में इतना अधिक मिलेगा। मान लो 20% देता छूट तो 20% कम में बेचता, तो जब 15% दिया तो ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला? मतलब बच गया 7500। बचा परसेंट में कितना है? कितना ज्यादा मिला होगा? तो 5% ज्यादा मिला होगा। आप बोलेंगे 5% ज्यादा मिला है, और रुपए में कितना ज्यादा मिला है? 7500। 1% की वैल्यू 15 पंचे 75, 1500। तो 100% की वैल्यू 1500 00 1,50,000। ये क्या है? एमआरपी है। क्या है? एमआरपी। 100%। क्यों 100% एमआरपी निकला? क्योंकि 5% है वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे मिलेगा? एमआरपी पर। तो 100% निकालोगे वो क्या होगा? एमआरपी होगा। एमआरपी 50,000 1.5 लाख है और 37,000 ज्यादा अंकित किया है, तो सीपी कितना है? 37,000 कम 37,000 घटा दो, कितना आया? 1,13,000। 1,13,000 आपका राइट आंसर है भाई। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको तो आप बना लोगे, सीपीएम से बनाना है या फिर बनाने जाएं एक्स वाले से, तो ऐसा होगा बेसिक मेथड से 9x होगा ये, और ये होगा 7x। जब 9x में आप जोड़ रहे हो मासिक बचत कह रहा है ना, इतना बच गया, तो इतना घटाए, इतने आए थी इतना घटा दिया तो इतना बच गया, मतलब इतना घटा रहे हो, 16,000 घटा रहे हो, और यहाँ पे 7x माइनस 14,000 घटा रहे हो, तो आ रहा है 5/3। देखो यहाँ से निकाल सकते हो, पर हम कहते हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? सीपीएम। सीपीएम कैसे लगा दिया जाता है? 9:7
ये इनकम हो गया। एक्सपेंडिचर खर्च क्या आया 5:3 और लिखो सेविंग क्या है 16,000 और 14,000। देखो इन दोनों का गुणा 9 तिया 27, 5 सत्ते 35, 35 और 37 में 35 बढ़ा तो 35 में 27 घटाएंगे तो 5 3 8 यूनिट। 14 पंचे 70, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 70,000 माइनस 48,000 रुपये। आप कहेंगे ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आया 70 में 48 गया 22,000। 8 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 8 दूनी 16, 4 5 6 8, 7 56, 40, 8 पंचे 40 इतना। तो पूछा है आय में अंतर कितना यूनिट है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालो, इसका डबल होगा 5 दूना 10, 27 दूना 54 और 1 55, 5500 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक विद्यार्थी को कुल अंकों में से 48% अंक, ये पासिंग मार्क है और ये फर्स्ट डिवीजन आने का मार्क है। एक विद्यार्थी 817 अंक प्राप्त करता है और 47 से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 817 पा रहा है और 47 से फेल हो गया। अगर 47 पाता तो पास होता। 817 पाया, 47 कम पा गया। अगर 47 नंबर दे दें तो पास हो जाएगा मतलब 48% पाएगा, क्योंकि यही पासिंग मार्क है। कितना आया 7 7 14, 4 और 1 5 और 1 6, 864, 48% की वैल्यू है। तो 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 दूना 24, 12 चौक 48। तो आपको निकालना क्या है, विशेष योग्यता प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए। प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए उसको 80%। 4% की वैल्यू 72, तो 80% निकालना है ना। किसका गुणा करेंगे 20 का, 4 दूना 8, तो इधर भी 20 का गुणा करो। 72 दूना 144, 0 1440 राइट आंसर है भाई। देखो सिर्फ इतना करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। बहुत सही कह रहा है, क्योंकि एक ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं। अभाज्य संख्या जो है ना उनका वो 2 से ही डिवाइड होती हैं, एक से और एक स्वयं से। ठीक तो कह रहा है, ठीक कह रहा है। कारण क्या है, एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्या केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। नहीं, दोनों अलग अलग तो हैं, लेकिन इसका सही उत्तर व्याख्या नहीं कर रहा। एक क्यों अभाज्य नहीं है ये बताओ। क्योंकि अभाज्य होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, और अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि एक का एक ही फैक्टर है, क्योंकि एक से ही डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता। आप बोलोगे स्वयं से होता है, अरे स्वयं भी तो एक ही है, सिर्फ एक फैक्टर है। तो भाज्य क्यों नहीं है, भाज्य होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर चाहिए। तो ये तो एक ही फैक्टर है, एक फैक्टर है इसलिए अभाज्य नहीं है, और एक फैक्टर है इसलिए भाज्य भी नहीं है। तो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलो भाई, ये देखो 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात ये है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 5x, 8x, 12x और 18x। अब इनका एलसीएम एक्चुअल में आएगा कितना, 12 दूना 24, 24 5 से नहीं कटेगा, 12 तिया 36, 8 से नहीं कटेगा, तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 72 8 से भी कट गया, 12 से भी, इससे भी 5 से नहीं कटा, तो 72 मतलब 360, 360 एलसीएम आ गया, 360x। एलसीएम दिया कितना है 2880।
x की वैल्यू 0 से 0 सर कितनी बार जाएगा? 18 दूना 36, 18 एकम 18, 10, 18 पंचे 18 पंचे 90, 18 छंग 2 से कटा तो x की वैल्यू आ गई 8। क्या पूछा है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अंतर। बड़ी और छोटी के बीच का अंतर कितना है? 13x। 13 पंचे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निया 100, अच्छा 13 अट्ठे 104। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 का योग बोला है। 7 और 1 8, 9 10, 10,098। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, x को डिवाइड किया जाता है किसी से, तो भागफल का 4 गुना, भागफल का 4 गुना है और शेषफल का ये 2 गुना है। ठीक है। यदि शेष 80 हो, सॉरी, भागफल का 2 गुना और शेष का 4 गुना। ठीक है। अच्छा उल्टा बोल दिया हमने, देखो ध्यान से फिर से देखो। भागफल का 4 गुना, इसका 4 गुना और शेष का 2 गुना। शेष यदि 80 है तो इसका 2 गुना, मतलब ये 160। और ये भागफल का 4 गुना, भागफल का 4 गुना है, 4 गुना है तो ये होगा 40। तब तो 4 गुना, 4 चौक 16 और ये 2 गुना, शेष का 2 गुना, भाग का 4 गुना। हम जानते हैं ऐसे में कैसे आता है। देखो जब भी ऐसा आता है ना तो आप ये क्या किया करो, x बराबर क्या होगा, इन दोनों का गुणा 160 गुणे 40, गुणा करने पर जो आया उसको जोड़ दो 80 से, 80 जोड़ दो। इन दोनों का गुणा और इधर जोड़ना है, बस ये पैटर्न याद रखो। 16 चौक 64 प्लस 80, 64 80 राइट आंसर है। क्यों ऐसा करते हैं? देखो यदि हम कह रहे हैं 5 से कटाया तो 5 तिया 15, बचा कितना 1। तो अब देखो ये मान लो ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो ये कैसे निकालोगे आप? तो x कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा और नीचे जोड़ना है तो कितना आएगा, 5 तिया 15 और 1 16। देखो वही आया ना, 16 को डिवाइड किया था तो इन दोनों का गुणा और नीचे जोड़ना है, इन दोनों का गुणा और नीचे जोड़ना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या n को 15 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। 15 से डिवाइड कर रहे हो किसी को तो भाग शेषफल 2 है कह रहा है, तो 5 से भाग दोगे तब भी शेषफल सेम होगा। बिल्कुल 15 से डिवाइड कर रहे हैं किसी को तो शेषफल रिमाइंडर 2 है, तो भाई 5 से करेंगे तो 5 से 15 होता है ना डिवाइड, 5 तिया 15, बिल्कुल तो शेषफल वही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। मान लो 17 को डिवाइड करो 15 से, कितना आएगा, 15 एकम 15, शेषफल कितना आया 2 ना। अब कहता है इसी 17 को यदि आप 5 से डिवाइड करो, 5 तिया 15, तब भी शेषफल 2 बचेगा। बिल्कुल बचेगा, ये तो सही कह रहा है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। सर √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्यों, इसी का कारण है क्या? नहीं, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है, इसका कारण नहीं है। A और R दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रूपर्ट एक सेकेंड हैंड टीवी इतने रुपए में खरीदता है, ठीक है। इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है, ये भी ठीक है, और इसे इतने रुपए में बेचता है, तो जिससे 6% का लाभ हुआ। 6% का लाभ हुआ ना बाबू,
तो बेचा कितने में होगा? सीपी मान लो 100% है, तो बेचा है 6% का लाभ हुआ तो 106% में। तो ये बताओ बेचा कितने रुपए में है? इतने रुपए में बेचा है। तो 1% की वैल्यू 5406/106 आप बोलेंगे। हम बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो आप। आगे तो सीपी निकालो, 5406/106 इंटू 100। देखो सॉल्व करते हैं। 53 दूना 53 एकम 53 दूना, अच्छा 53 एकम, एक बचा 10, 53 से जाएगा नहीं, 53 सुनम, 53 दूना, 2 से 2 पंचे 10, 2 एकम 5100 आया सीपी। सीपी कितना आया? 5100। उसने खरीदा था 4600 में और सीपी 5100 आ रहा है, मतलब उसको मरम्मत में खर्च कितना किया होगा? 500 रुपये खर्च नहीं किया, तभी तो सीपी बढ़ गया। तो खर्च कितना किया, स्पेंड कितना किया? 500 रुपये उसने खर्चा किया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितनी वृद्धि हो कि इसका खर्चा केवल 4% ही घटे? देखो कीमत बढ़ जाए, प्राइस 20% बढ़ जाए, 20% मतलब 1/5 आप कहेंगे ठीक है। देखिएगा 5 में 1 घट जाए कितनी हो जाए? 4 हो जाए। आप बोलेंगे ठीक बात है सर। खपत में, कंजम्पशन में क्या हो तो नहीं पता, तो XY ले लेते हैं। तो खर्चा एक्सपेंडिचर क्या हो? 4% घटे, 4% घटे मतलब 100 से 96 हो जाए। इन दोनों का गुणा करके ये लाते हैं तो 5x = 100 और बटे 4y = 96। आप कहेंगे ठीक है। 5 दूना 10, 4 दूना 8, 4 चौक 16, x/y की वैल्यू 4 पंचे 20, 4 छंग 24, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6। कितना इंक्रीज कर रहा है? खपत में 1 की बढ़ोतरी हुई, कहाँ से? 5 से इंटू 100%, 5 दूना 10, 20% आ रहा है। देखो आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। देखो ये प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट है, इसको हमने हॉस्टल वार्डन के समय प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रॉफिट लॉस का बना हुआ है, वहाँ पे बहुत अच्छे से पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक समूह के 18 लड़कों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। देखो औसत आ गया ना, तो नंबर, एवरेज और सम, यही बताया है। 18 लड़के हैं, एवरेज कितना है? 35, तो सम क्या आएगा? इन दोनों का गुणनफल। 18 पंचे 90, 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 9 63। 4 लड़के और शामिल हो गए जिनका वजन इतना 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 है। तो कितना कितना है? 22 और 28 जोड़ा सर 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90 और 6 96। तो 96 लोग, 96 एज और वाले और आ गए, सबको जोड़ा तो कितना हो गए टोटल? 6 3 9 और ये हो गया 72। आप कहेंगे ठीक बात है सर। तो ये बताओ अब कितने लोग हो गए? 18 लोग थे, 4 लोग और आ गए तो 22 लोग नहीं हो गए। तो एवरेज कितना आया सर? 726। नया योग हो गया, नया सम है, नंबर नया कितना है? 22। तो 11 दूना 11 छंग 66, कितना बचा? 4 2 6, 11 छंग 66, 2 से डिवाइड किया कितना आया? 33 वर्ष। नए बने समूह का औसत कितना आ गया? जो नया समूह बना 22 लोगों का, उनका औसत है 33 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक वस्तु का सूची मूल्य इतना था, इस पर 10% की छूट दी गई और कितनी छूट दी जाए कि विक्रय मूल्य इतना हो जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली छूट है 10% की, 10% की छूट है तो 10 से 1 की छूट मिली होगी तो 9 हुई होगी। क्यों? क्योंकि 10% छूट मतलब 10/100 और 10 में एक 0 से 0, 10 में 1 की छूट तो 9। ये क्या है? MRP है। 10 में 1 की छूट तो बेचा होगा 9 में। दूसरी छूट निकालनी है तो ये XY रख लेते हैं, जबकि MRP दी गई हो 7,600 और कितना 5814। आप बोलेंगे ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे ये आता है तो 10x अपॉन 9y इज इक्वल टू 7600 बटे 5814। 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 4 बचा 41 हो गया। 9 चौक 36, 4 और 1 5, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो किससे कटेगा ये? सर नहीं कट रहा ना, तो कोई बात नहीं, यदि नहीं कट रहा तो मत कटाओ, लेकिन कट जा रहा है तो कटा लो। 2 तिया 6, 2 दूना 2 तिया, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। देखो x की वैल्यू आई 380, y की वैल्यू आ गई 323। कितने की कमी? सर कमी हो रही है 7 की, और 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 7 में से 2 गया 5। 57 की कहाँ से? 380 से इंटू 100%। 19 से कटेगा। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 2 पंचे 5 तिया 15% छूट है दूसरी वाली। चेक करो। आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, राजू पिज्ज़ा का इतना भाग खाता है, तो सबसे पहले ना हमको क्या करना है? देखना है कि 3/8, 3/10 और 3/7 है ना, तो हम एक काम करते हैं कि इनका ना गुणा कर लेते हैं और वो टोटल पिज्ज़ा मान लेते हैं। टोटल पिज्ज़ा कितना है? 8 गुणित 7 गुणित 10। क्यों? क्योंकि हमको समझ में ये आ गया कि ये बटे है ना, मज़ा नहीं आएगा, कैंसिल कराना है तो इन सबको गुणा कर लिया। अब 560 पिज्ज़ा, इतना था पिज्ज़ा, इसका 3/8 तो राजू खा लिया। राजू तो कितना खाया? 560 का 3/8 खाया, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। 7 8 सत्ते 56, 7 तिया 21 खाया है। 210 राजू खाया है। 560 में से 210 राजू खा गया तो बचा कितना? 50, और 5 में से 2 गया 3, 350 बचा। इसका 3/10 भाग खा गया, बचे हुए का एडम खाया, तो 35 तिया 105। आप बोलेंगे ठीक है, 5 और 1 6 और 3 2 5, 105 आया। ठीक है भाई, बचे हुए का बचा कितना? 200, 300, 315, 315 बचा। 560 में से 315 हो गया, बचा कितना? 45, 245। 245 का 4/7 कौन खा रहा है? रेनू खा रही है। 7 तिया 21, 3 बचा, 7 पंचे 35, 35 दूना 70, 140। देखो तो कितना खा लिया गया? ये 210 खाया, ये 105, ये 140, टोटल कितना खाया गया सर? तो 5, 4 और 1 5, 1 2 2 2 4, 455 खा गया है, खा लिया गया है। कितने में से? 560 में से। तो कितना बचा सर? 5 बचा, 0 1, 105 बचा। कितने में से? 560 में से।
5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 7 से कटाओ 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 7 छंग 42, 3/16 राइट आंसर है भाई। देखिए क्या किया, टोटल पिज्ज़ा 560 मान लिया, इसका 3/8 खाया तो इतना खाया, इसमें से इतना खा लिया तो बचा कितना, घटाया 350 आया। इस बचे का 3/10 खाया, 3/10 खाया तो 1/105 खाया, 105 खा लिया। पहले इतना खाया गया था, अब इतना खा लिया गया, टोटल कितना खा लिया गया, 315। 315 खाया गया 560 में से तो बचा 245। इस 245 का 4/7 रेनू खाई है, कितना खाई है निकाला तो 140। 315 और 140 जोड़ा गया तो 4 और 1 5, 3 और 1 4, 455 आया। 560 में से 455 खा लिया गया है तो बचा कितना, 105। कितने में से, 560 में से। रेशियो निकाले कितना आया, 3/16 आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव होती हैं। दो क्रमागत संख्याएं प्राकृत हैं, 5 और 6, तो क्या ये सम है, नहीं। क्या दोनों विषम हैं, नहीं। दोनों अभाज्य हैं, नहीं। क्या होंगी फिर, सह अभाज्य, क्योंकि ये किसी से नहीं कटेंगी एक को छोड़कर, तो सह अभाज्य हैं। बहुत सही क्वेश्चन था। 1080 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। 1080 इसका गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं 108 × 10 में। 108 को तोड़ेंगे 27 × 4, तो 27 मतलब 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 तिया 27 × 4 करेंगे तो 108 आएगा। तो × 2 × 2, 3 तिया 9 तिया 27, दूना 54, दूना 108, और ये कितना आया, 2 × 5, तो कितना आया, 3 की घात 3, 2 की घात 3 और 5 की घात 1। गुणनखंड की संख्या बोला है ना, तो घात को पकड़ो, कितना है 3, 1 जोड़ दो। इस घात को पकड़ो 3, 1 जोड़ दो। इस घात को पकड़ो 1 जोड़ दो। सबका गुणा करो, 4 × 4 × 2, 4 चौक 16, दूना 32 क्या है, गुणनखंडों की संख्या है भाई। ऐसे ही निकालना है, प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनकी पावर देखनी है, उनमें 1 जोड़कर गुणा कर लेना है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखो। अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो अपना विद्यालय इतने विलंब से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये बताओ अनुज के घर से विद्यालय, क्या ये चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो डिस्टेंस रोज सेम होगा ना, आप बोलेंगे हाँ। डिस्टेंस सेम होता है तो एक फॉर्मूला है S1 S2 अपॉन डेल S इंटू डेल T, जहाँ डेल क्या है, डेल S क्या है, चेंज इन स्पीड, स्पीड में बदलाव, परिवर्तन। डेल T क्या है, चेंज इन टाइम, समय में परिवर्तन। तो S1 S2 लिखो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज कितना है स्पीड में, पहले 4 अब 5, कितना बदलाव है 1 का, दोनों का डिफरेंस। चेंज इन टाइम, अब देखो 6 मिनट विलंब, विलंब मतलब 6 मिनट बाद पहुंच रहा है तो +6। अब पहुंचा तो 6 मिनट पहले, 6 मिनट पहले पहुंचा तो पहले मतलब -6। दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस चेंज, डिफरेंस अंतर, माइनस माइनस प्लस, 6 6 12 मिनट। ये आ गया टाइम, डेल टी आया 12 मिनट। अब मिनट आया है, घंटे में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे,
किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। 5 चौक 20, तिया 60, 3 चौक 12। आंसर कितना आया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। देखिए सारे पूरे सिलेबस वाइज हमने क्वेश्चन रखा था। हमने पहले ही बताया है कि ये कौन सा थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। कम कांस्टेबल की यदि बात करें, कांस्टेबल से कंपेयर करें, इससे हार्ड कभी भी नहीं पूछेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो आप इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अब कुछ 1-2 सेशन बाद हम थोड़े इजी लेवल के भी क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। ये रहे साथियों पूरे 50 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।